सुई ये पानी के सतह पर है, इसको जैसे ही उठाने की कोशिश करेंगे ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसको उठाने में मुझे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा लिक्विड। तो नीचे की तरफ फोर्स सरफेस टेंशन अगर टी दिया हुआ है तो फोर्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आता है टी इंटू 2L, राइट। तो ये खाली टी इंटू एल ही क्यों नहीं हुआ, अगर इसका लेंथ एल है तो ये 2L क्यों ले रहा है। और अगर 2L भी ले रहा है इधर इधर तो किनारे और किनारे, तो जो इसके नीचे दबा हुआ लिक्विड है, सुई के नीचे दबा हुआ लिक्विड, उसके लिए क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि उन लोग में भी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, यानी कि कोहेसिव फोर्स लग रहा है। तो ये खाली 2L क्यों ले ले रहा है, टी इंटू 2L। वैसे ही जब डिस्क को उठाने की आप कोशिश करेंगे तो फोर्स लिखना पड़ता है, कितना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तो mg नीचे है ही mg, उसके अलावा सरफेस टेंशन वाला फोर्स जब लिखते हैं तो सरफेस टेंशन इंटू इसका आउटलाइन सिर्फ लिखते हैं 2πr, सरफेस टेंशन इंटू 2πr। जबकि मॉलिक्यूल तो वाटर का मॉलिक्यूल इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, उन दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्यों नहीं लिया जाता है, सिर्फ आउटलाइन ही क्यों ले रहा है। इसमें भी जब हम इसको खींचते हैं तो वर्क डन निकालते समय जब फोर्स लिखना होता है तो फोर्स सरफेस टेंशन और इनटू इस रिंग के लिए यहाँ जो स्लाइडर लगा हुआ है, वायर एक स्लाइडर, उसके लिए 2L लिखता है, 2L, खाली L नहीं लिखता है, 2L लिखता है। फिर जब एनुलर डिस्क ऐसे पानी के सतह पर है और इसको ऊपर उठाएंगे तो इसमें जो अपोजिंग फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ mg के अलावे जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगता है उसको 2 इंटू एक बार 2πr आउटर रेडियस के लिए लिखा जाता है, 2π आउटर रेडियस के लिए, और फिर लिखा जाता है प्लस 2π इनर रेडियस के लिए। और जो ये बीच में मॉलिक्यूल बच गए, इसके नीचे दबे हुए जो मॉलिक्यूल हैं वो क्यों नहीं सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगा पा रहे हैं, वो भी तो कोहेसिव फोर्स है। इसके नीचे भी तो एक मॉलिक्यूल है जो कि ऊपर जब उठेगा तो इसके नीचे डिस्क के नीचे वाला मॉलिक्यूल भी तो उसको रोकेगा। तो सिर्फ आउटलाइन वाले मॉलिक्यूल का ही फोर्स क्यों लिया जा रहा है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम लोग भीष्म पितामह का एग्जाम्पल लेंगे। अब इसके थ्रू हम लोग समझेंगे सिचुएशन को। अब भीष्म पितामह ये एरो के ऊपर, तीर के ऊपर पड़े हुए हैं, तो इनके नीचे जो तीर है वो दबा हुआ, एक समान दबा हुआ है, इनके नीचे का वाइट वाइट तीर है समझिए। और आजू बाजू और भी मैं तीर बना रहा हूँ ब्लू कलर से, ये सब ब्लू कलर वाला ऐसे एरो में, इसको भी आप तीर ही समझिए कि ये सब भी क्या है, तीर ही है। और जहाँ भीष्म पितामह है वहाँ मानिए कि पानी के ऊपर डिस्क रखा हुआ है, सर्कुलर डिस्क। और पानी क्या है इसमें, पानी का मॉलिक्यूल, मतलब एक एक तीर को मान लीजिए आप पानी का मॉलिक्यूल है। तो जो उजला वाला तीर है जो भीष्म पितामह के नीचे है वो डिस्क के नीचे का तीर है, और किनारे वाला जो तीर बनाया है मैंने ब्लू से वो समझिए कि डिस्क के साइड वाला तीर है। तो आप देख सकते हैं कि जो वाइट वाला जितने भी तीर हैं भीष्म पितामह के नीचे वो एक समान रूप से दबे हुए हैं। तो ये वाइट वाला एक तीर दूसरे वाइट वाले तीर पे फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके दो मॉलिक्यूल के बीच सेपरेशन चेंज ही नहीं हुआ है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो स्प्रिंग मॉडल से समझे हैं कि जब दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी चेंज होगी तब उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। तो वाइट वाले दोनों तीर के बीच दूरी चेंज ही नहीं हुई है, वो एक समान रूप से दबा हुआ है, इसलिए उन दोनों में कोहेसिव फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। इसीलिए सरफेस टेंशन लेते समय उस अंदर वाले मॉलिक्यूल को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। और ब्लू वाला तीर और वाइट वाले तीर के बीच दूरी चेंज हो गई है। देखिए ब्लू वाला तीर पूरा अंदर दब गया है इनके भार के कारण, भीष्म पितामह के भार के कारण, और ब्लू वाला तीर बेचारा ऊपर ही रह गया है। तो ये ब्लू और वाइट तीर में दूरी चेंज हो गया है, ऐसे चेंज हो गया, बढ़ गया है सेपरेशन। तो जब भी दो मॉलिक्यूल के बीच सेपरेशन बढ़ता है तब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखते समय सरफेस टेंशन यानी कि पर यूनिट लेंथ वाला जो था सरफेस टेंशन इनटू सिर्फ आउटलाइन वाले मॉलिक्यूल को इंक्लूड किया गया और 2πr लिखा गया, 2πr। इनके अंदर दबे हुए मॉलिक्यूल को कंसीडर नहीं किया गया। ठीक वैसे ही जब इनको ऊपर भी उठाया जाएगा यहाँ से तो दोनों वाइट वाले एरो एक समान रूप से ऊपर उठेंगे जो डिस्क के अंदर होंगे, लेकिन जो बाहर का है ये ब्लू वाला और वाइट वाले में दूरी चेंज होने लगेगी, क्योंकि वाइट वाला इनके नीचे चिपका हुआ है तो वो ऊपर उठ जाएगा, और जो इनसे बाहर रह गया है तीर ये ब्लू वाला, ये इनके साथ ऊपर नहीं उठेगा। तो फिर से सेपरेशन ये वाइट और ब्लू वाले के बीच ही होगा। तो फिर से जो टेंशन फोर्स लगने वाला है सरफेस टेंशन फोर्स
वो किनारे किनारे मॉलिक्यूल में ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लगेगा उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि इनके नीचे दबा हुआ मॉलिक्यूल तो एक समान रूप से ऊपर भी उठते समय उठेगा जैसे नीचे दबते समय हुआ था। तो दो मॉलिक्यूल के बीच सेपरेशन होते समय कौन से मॉलिक्यूल के बीच सेपरेशन हो रहा है? जो डिस्क के जस्ट बाहर है और जो इनके पैर के जस्ट अंदर है, इनके शरीर के जस्ट नीचे दबा हुआ है और जो बाहर है। तो इसीलिए आउटलाइन वाला सिर्फ लेंगे, आउटलाइन वाला। तो यहाँ भी फोर्स T इंटू 2πr ही लिया जाएगा, सिर्फ आउटलाइन। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों सिर्फ आउटलाइन वाला मॉलिक्यूल ही लेते हैं, डिस्क के अंदर दबा हुआ नहीं लेते हैं। एनुलर डिस्क होता तो इसके नीचे देखिए, इसके नीचे दबे हुए मॉलिक्यूल एक समान है, तो जो किनारे किनारे है वहाँ पे सिर्फ लगता है, किनारे किनारे वाले पे ही सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। तो इसीलिए सिर्फ आउटलाइन वाला लिए। और इस केस में भी जो इसके जस्ट पीछे होंगे, जो ये मैं स्लाइडर को खींचूंगा इसको, तो इसके जस्ट पीछे वाले एक समान रूप से खींचे आएंगे, क्योंकि उसका भी तो कुछ मोटाई, ऐसे मोटाई होगा, कुछ तो मोटाई होगा। तो इसको खींचेंगे तो इसके जस्ट पीछे वाले मॉलिक्यूल एक जैसे खींचे आएंगे, लेकिन जो किनारे वाले मॉलिक्यूल होंगे उनमें ज़्यादा इलोंगेशन आएगा, इसलिए सिर्फ आउटलाइन वाले वायर को कंसीडर किया जाएगा। यानी सरफेस टेंशन इनटू आउटलाइन में L, एक इधर का आउटलाइन और एक इधर का आउटलाइन L, यानी 2L। अगर ये वायर के जगह पर रेक्टेंगुलर वायर ऐसे होता तो चारों लेते, इसको भी इंक्लूड करते, इसको भी और इस साइड वाले को भी करते। अब चूंकि ये एकदम पतला है इसलिए साइड वाले को कंसीडर नहीं किया गया है। और ये सुई के साथ भी सेम सिचुएशन है, सुई के जस्ट नीचे वाले जितने भी मॉलिक्यूल हैं एक समान रूप से दबे हुए हैं, इसीलिए सिर्फ हम आउटलाइन वाला लेते हैं, एक इधर से आउटलाइन और एक इधर से आउटलाइन, राइट। तो इसलिए L और L 2L लिया जाता है। तो T इंटू 2L इसीलिए लिखा जाता है टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन।